हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने सारा क्लास का रिवीजन के साथ साथ चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई जो बेहतर तरीके से चल रहा होगा। तो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, का वन शॉट। ठीक है, वन शॉट है और कैसा है, सब्जेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, रोजाना लाइव क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, तो पहला जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद है। कौन है? यूरोप में राष्ट्रवाद है दोस्तों। ठीक है, यूरोप पे राष्ट्रवाद है। समझिएगा कि यूरोप में क्या है, राष्ट्रवाद। समझिए, बोले यूरोप में राष्ट्रवाद तो समझ, लेकिन यूरोप कहाँ आई समझिए। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप आप देखते होंगे। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, देखिए यहाँ अफगानिस्तान है, इधर आपका चाइना है। ठीक है, इधर आपका थोड़ा सा बांग्लादेश है। ठीक है, इधर अरबियन सी है। ठीक है, जिसको अरब सागर बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल जिसको हम लोग बंगाली खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भारत के मैप है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि ये जो है मेरा पूरा जो है एशिया का मैप है। किसका मैप है? एशिया का मैप है। ठीक है, एशिया देखिए, यहाँ पर देखेंगे भारत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है ना भारत है। आप देखेंगे पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, आप इधर देखेंगे चाइना है। ठीक है ना, चाइना है आपका। ठीक है, जापान है, मंगोलिया है। इधर देखेंगे कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है। ठीक है, वियतनाम है। ठीक है, बहुत से देखेंगे, फिर म्यांमार है। ठीक है, ये सब इधर देखेंगे आप एशिया के अंदर। और दूसरी बात है आपका यूरोप। तो यूरोप के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे देश है, जैसे कि फ्रांस हो गया, चाइना, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ठीक है, जर्मनी हो गया। ठीक है, रशिया हो गया। देखिए रशिया जो है बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, ये रशिया का भाग है। तो बताया था कि रशिया का आधा भाग जो है वो किसमें है? यूरोप में। किसमें है? यूरोप में है। ठीक है, रशिया का आधा भाग किसमें है? यूरोप में। और आधा भाग किसमें है? एशिया में। किसमें है? एशिया में आधा भाग। समझे? आधा भाग किसमें है? एशिया में। समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो मैप देखें, ये यूरोप का मैप है। ठीक है, जितना भी फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, ठीक है, आप यूरोप देखेंगे, स्वीडन है, फिनलैंड है। ठीक है, बहुत सारे देश इसके अंदर आता है। ठीक है, मुख्यतः रशिया को पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे, जो नेपोलियन बोनापार्ट आएगी, तो बहुत बहुत से जो आएगा वो आप यहाँ देखेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहली चीज कि राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश, चाहे वह किसी भी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता बनाती है। वह किसी भी धर्म, भाषा, संस्कृति को मानता हो। समझेगा? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोग है ना, के बीच क्या करता है, एकता बढ़ाता है ना, एकता बढ़ा, चाहे वो किसी धर्म को माने, कल्चर को माने, संस्कृति को माने, उसे मतलब नहीं है। वो क्या है, एक देश के लिए काफी अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। ठीक है, आगे मेजनी आता है। कौन है मेजनी? कौन था? देख रहे हैं आप चित्र, जो ये मेजनी का चित्र है। ठीक है, ये चित्र जो किसका है? ये मेजनी का चित्र है। समझेगा? मेजनी एक साहित्यकार और योग्य सेनापति थे। साहित्यकार मतलब होता है जो लिखते हैं उसको साहित्यकार बोलते हैं, और योग्य मतलब अगर आपके अंदर युद्ध करने की शक्ति है, अगर लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो आप योग्य सेनापति कहलाएंगे। तो ये योग्य सेनापति थे। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था। गणतांत्रिक मतलब ये होता है रिपब्लिक, यानी कि जो हमारा देश का रिपब्लिक है वो उसको मानने वाले थे। यानी कि मेजनी थोड़ी जो है वो स्वतंत्रता देने के लिए अधिकार था। ठीक है, लोगों को क्या बोला, हम आपको फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, क्योंकि उस जमाने राजा किसी को अधिकार नहीं देते थे अपने जनता को। उनका मानना था कि देश किसी से चलता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। आपका है बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है दोस्तों, तो मेजनी कुछ ऐसे समर्थन वाला देश मानने मानने वाले थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि अगला, कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? पहले जर्मनी की एकीकरण सबसे बड़ी बाधा तो ऑस्ट्रिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऑस्ट्रिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऑस्ट्रिया लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया था। यूरोप सबसे सबसे शक्तिशाली देश है था। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी के लोग आपस में क्या हो, एक हो। इसके अलावा जर्मनी 300 से अधिक छोटे छोटे टुकड़े में बटे थे। देखिए, हमें छोटा से लिखे, इतना छोटा से लिखे, लिखना है इतना छोटा, लेकिन मैं बोल देता हूँ आखिर अगर आप भूल जाए तो अलग से लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जर्मनी एकीकरण सबसे बड़ी बाधा जो थी वो ऑस्ट्रिया थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो थे उस समय पूरा यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश था। वो नहीं चाहते कि क्या हो ये आरोप, अगर जर्मनी
है ना? लोग आपस में क्या मिले, लेकिन लोगों का क्या था, ऐसा सिस्टम था, बना दिया था कि लोग जो आपस में लड़ रहे थे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, इतना बुरी तरह से लड़ रहे थे। और इसका फायदा कौन उठा रहा था? ऑस्ट्रिया। कौन उठा रहा था? ऑस्ट्रिया। तो कैसे चाहेगा कि इसको हम एक कर दें? अगर ये चाहे तो ऑस्ट्रिया का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आपस में क्या लोग मिले, समझे? इसीलिए आप देखेंगे गैरिबल्डी आएगा, ठीक है, बहुत से आएगा, क्या करता है, इटली जर्मनी का एकीकरण करेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से एकीकरण करेगा। आगे मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? देखिए 1815 से 1848 से पहले समझेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, बोनापार्ट, बोनापार्ट, ठीक है, समझेंगे, लिखा नहीं रहा सही से। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के शासक बने, कब बने? 1504 में, सॉरी 1804 में। कब बनेगा? 1804 में। 1804 से लेकर 1815 शासन काल को हम लोग मेटरनिक शासन, सॉरी नेपोलियन शासन काल कहा जाता है। मतलब 18 जब गद्दी पर बैठता है 1804 में, तो नेपोलियन संहिता लागू करता है, ठीक है। इस संहिता के अंदर लोगों को फ्रीडम, आज़ादी देने की बात करती है, ठीक है। पत्रकार अपना जो है पत्रकारिता करेगा, है ना, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो है अच्छे पढ़ाई वार्तालाप बेहतर तरीके से होगा। तो इसके लिए बेहतर ये हुआ था, ठीक है। तो 1804 में नेपोलियन संहिता जब बैठा तो लोग जो है जनता इसके ऊपर भरोसा करके उसका गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यानी कि नेपोलियन का जब पतन हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है, यानी कि खैर जब गद्दी से उतर जाता है नेपोलियन, तो उसकी जगह पर जो बैठता है वो मेटरनिक बैठता है। यानी कि 1804 से लेकर 1815 तक, कहाँ से 1815 तक ये रहता है। तो 1815 में क्या होता है, गद्दी से उतर जाता है, उसके बाद कौन बैठता है? ये मेटरनिक बनता है, ठीक है। मेटरनिक देखेंगे, ठीक है, जब मेटरनिक गद्दी पे बैठता है तो क्या करता है ये कि ऑस्ट्रिया कहाँ बैठता है? ऑस्ट्रिया कहाँ बैठता है? ऑस्ट्रिया में बैठता है। वो क्या करता है, जब गद्दी पे बैठता है तो नेपोलियन द्वारा जो जितना भी नियम कानून था सब क्या करता है? बदलता है, फिर से जो पहले था उसी तरह लागू कर देता है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि 1815 से 1848 कार्यकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की सारा शक्ति किसके पास चला गया था? ऑस्ट्रिया के पास आ गया था। और 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बना, ठीक है। और मेटरनिक ने नेपोलियन के द्वारा बदलाया कानून फिर से क्या करता लागू, मतलब यानी कि और क्या, नेपोलियन का गद्दी बैठा, इसके कहने का मन था कि सीधे लिखा कि किसी को भी कोई भी तरह का अधिकार नहीं दी जाएगी। साथ में स्टूडेंट शिक्षक को भी पढ़ाई नहीं कर सकता, यानी कि न बच्चा पढ़ सकता न शिक्षक पढ़ा सकते हैं। और पत्रकार भी अब पत्रकारिता नहीं कर सकते, कोई भी तरह का आज़ादी नहीं दी गई थी। ये नेपोलियन युग में इसको देखने को मिलता है। आगे यही है मेरा मेटरनिक, देख रहे हैं आप, मेटरनिक है ये। आगे फ्रांस 1848 की क्रांति, ठीक है, समझिए 1848 फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, समझिएगा। फ्रांस शासक लुई फिलिप बना, कौन नाम था? शासक का नाम था लुई फिलिप बना। इन्होंने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो काफी कट्टर शासक था। वह समाज में किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। इसकी नीति के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गया और बेरोजगार युवा क्या किए, आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि यह क्रांति 1848 में हुआ, इसलिए इसे 1848 क्रांति भी कहा जाता है। समझिए यहाँ पर होता क्या है कि 1848 में फ्रांस शासक कौन बनता है? लुई फिलिप, ठीक है। 1840 में उसको प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है। क्रांति का 1848 में 40 से लेकर 48 के बीच में चलता है। 48 में क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इसीलिए 1848 क्रांति को कहते हैं। तो लुई फिलिप बना और अपने प्रधानमंत्री किसे बनाया? गीजो बना, जो काफी कट्टर था, जनता की समस्या को सुनना पसंद नहीं करते थे। यानी कि जनता जब भी आवाज उठाता, जो है लुई जो है गीजो जो है जनता की आवाज को क्या करते, दबा देते, कुचल देते, समझ आ रहा है। लुई फिलिप को पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे क्या हो गया, बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई, जो बेरोजगारी युवक का भी आंदोलन में भाग लेने लगे, ठीक है। आंदोलन में काफी लोग क्या हुआ, भाग लेने लगे, ठीक है। ये आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1848 में हुआ था, इसलिए इस घटना को 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। आगे इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, क्या भूमिका थी, है ना, ऑस्ट्रिया क्या भूमिका है, आखिर इटली क्यों नहीं जो है एकीकरण हो पा रहे? देखिए इटली एकीकरण में इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधा कौन था? विरोध ऑस्ट्रिया था। नहीं, इटली के एकीकरण सबसे बड़ा विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण ये नहीं होगा, ठीक है। इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। जब जब कभी इटली जर्मनी की जनता आंदोलन करता तो ऑस्ट्रिया उसे क्या करता? कुचल देता था। इसलिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को हराना काफी बहुत जरूरी था। यही कारण है कि मेजनी, है ना, देखिए मेजनी आगे बढ़ पड़े, काउंट काबूर तथा
गैरिबल्डी कूटनीतिक द्वारा यानी कि अपने दिमागी द्वारा, अपने जो है चालाकी द्वारा ऑस्ट्रिया को हराकर इटली तथा जर्मनी का क्या किया, एकीकरण किया। समझिएगा है ना? तो बहुत मुश्किल से क्या हो गया, इटली और जर्मनी का एकीकरण। वो समझ रहे हैं ना कि किस तरह से 300 से अधिक टुकड़ों में बटे हुए, जिनकी भाषा अलग, जिनके धर्म अलग, जिनके कल्चर अलग, सब अलग था। कितना मुश्किल से क्या किया इन्होंने, क्या किया था, अलग किया था। आगे देखिए नेपोलियन, ये मेरा क्या है, नेपोलियन है। क्वेश्चन आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन किस तरह सहायक हुआ, यानी किस तरह वो मददगार हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। नेपोलियन राजा की शक्ति को समाप्त कर संवैधानिक शक्ति लागू करना चाह रहा था। नेपोलियन ने जीते हुए क्षेत्र पर जनता के समर्थन शासक बना। समझ रहे हैं? ये कब बना, 1804 से लेकर के 1815 तक ही रहता है। ठीक है। नेपोलियन जो है वाटरलू के युद्ध में हारा जाता है। ठीक है। और इसे जो है बंदी बना देता है। ठीक है। पकड़ कर क्या करता है, सेंट लूक एक द्वीप रहता है, ठीक है, उसमें जाकर बंदी बना देता है। उसी में जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन एक बेहतर व्यक्ति थे। समझ रहे हैं कि जो राजा की शक्ति, राजा जो है जनता को कोई अधिकार नहीं देता था। बड़ा मुश्किल से नेपोलियन ने राजा के दिल को जीता, संवैधानिक शक्ति लागू किया। ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहा, आपको फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी, हर तरफ से क्या मिलता है, आज़ादी मिलता था उन्हें। ठीक है। आगे क्रांति के पूर्व रूस के किसान की स्थिति कैसी थी? जब रूस में, जब रशिया में जब क्रांति हुआ, उससे पहले रूस के किसान की स्थिति कैसी थी? उससे पहले क्रांति के पूर्व रूस के किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत बेहतर नहीं था। वो अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से क्या करते, खेती करते थे। ठीक है। वो पुराने ढंग से मतलब ये होता था कि सरकार उसको बीज नहीं देते, जो जो बीज था उसी को लगाता, उसी को फैलाता। यानी कि क्या होता है, भारत में हरित क्रांति आता है। देखिए आप पढ़ाएंगे इसमें, हम हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो भारत में हरित क्रांति आएगा। उसमें क्या होगा कि लोग, किसान गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग क्या होता है, अमीर होते जा रहे हैं। कारण क्या, कि किसान के पास उतना महंगा अच्छा जो है बीज नहीं है, जो क्या कर सके, भारी मात्रा में कर सके, बीज से फसल उगा सके। वही है, तो वो अपने छोटे खेतों में पुराने ढंग से क्या करते, खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, उतना बेहतर पूंजी नहीं था। वे करों में बूझ रहे थे। इतना रूस के जो है इतना कर थे, और क्या करते, सरकार पे इतना बोझ, इतना टैक्स ले रहे थे कि सरकार को टैक्स देने के अलावा इसके पास बेहतर ढंग से क्या हो, बीज नहीं थे। समस्या, कृषि की संख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था, मतलब पूरा कृषि था 1/3 का था भूमिहीन था। ठीक है। भूमि को दान देना पड़ता तथा उसकी स्थिति अर्ध दासों के जैसे थे। अर्ध मतलब आधा, आधा दास में दासा गुलाम, दास को क्या बोलते हैं, गुलाम। हाँ, जिंदगी जो था आधा कैसे था, गुलाम कैसे था। इसी कहना चाहिए कि रूस क्रांति का बड़ा स्थिति बहुत खराब था, जनता परेशान थे इन लोगों से। ठीक है। चलिए दोस्तों, 8 क्वेश्चन किया मैंने, कैसा लगा आप लोग बताएं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है द स्टडी जोन। ठीक है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर लिखे द स्टडी जोन। ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे।